अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, ओम शांति ओम फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है कि अगर तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत से लोग इस बात पर यकीन करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी है, जैसे 2006 में आने वाली वर्ल्ड फेमस द सीक्रेट, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब इन तमाम तर किताबों में बात की गई है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कि किस तरह आप लोग अपने ख्यालात से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, किस तरह आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट की बुनियाद। बहुत से फेमस सेलिब्रिटी जैसा कि ऋतिक रोशन, विल स्मिथ, लेडी गागा एंड ओफ्रा विनफ्री जैसे लोग भी इस बात को मानते हैं और वो अपनी जिंदगी में मिलने वाली कामयाबी का क्रेडिट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देते हैं। लेकिन क्या इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई ही काम करता है? क्या वाकई ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई ताकत है, या ये दुनिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक स्कैम है कि जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं और जिसको सिखाना लोगों का फुल टाइम करियर बन चुका है? अब या तो ये सब लोग सच बोल रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से आप इस दुनिया के अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक मॉडर्न डे सुपरस्टिशन है कि जिसकी बुनियाद पर $1 मिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, कि जिसके अंदर काम सिर्फ इतना है लोगों को ख्वाब बेचकर बेवकूफ़ बनाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये क्या नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई लॉजिकल या साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है, ये सिर्फ हवा में की गई बातें हैं? और अगर ये वाकई ही काम करता है तो आप किस तरह प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो बाय डेफिनेशन इट इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट an individual's thought and emotions can influence and shape their reality by attracting corresponding experience। यानी इस कानून के मुताबिक एक शख्स अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है उसके ख्यालात और उसके जज्बात का उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। सादा अल्फाजों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है that you will attract into your life whatever you focus on। अब अपनी लाइफ में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी ज़िंदगी में वही सब कुछ होता है। अगर आप नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, आप सैडनेस पे फोकस करते हैं, तो लाइफ आपको अफसुर्दा रहने का मौका फराहम कर देती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, अपने ख्वाबों पर फोकस करते हैं, तो ये कानून कहता है कि वो ख्वाब हकीकत बनकर कभी ना कभी आपके सामने आकर खड़े ज़रूर हो जाते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप पैसों पर फोकस करते हैं तो वो अमीर बन जाते हैं। अगर आप सक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं और अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। यानी इस कानून के मुताबिक आप अपनी सोच की ताकत के बलबूते के ऊपर अपने इर्द गिर्द अपनी रियलिटी को कायम कर ले। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हिस्टोरिकली बात की जाए तो तारीख के अंदर हमें इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नजर आती हैं, और तकरीबन हर एक कल्चर के अंदर, हर एक मज़हब के अंदर हुस्न ज़र्फ़ के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में बात की गई है, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात की गई है, द पावर ऑफ माइंड के बारे में बात की गई। अगर इस्लाम की बात की जाए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न ज़र्फ़ रखना हुस्न इबादत में से। सिखिज़म में सिखाया जाता है मन जीते जग जीत, यानी अगर तुमने अपने दिमाग पे फतह हासिल कर ली तो तुमने दुनिया पे फतह हासिल कर ली। चाइनीज फिलोसफी में सिखाया जाता है कि जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है कि हमारा माइंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। अगर हमने अपने माइंड पे काबू पा लिया तो हमने अपनी लाइफ पे काबू पा लिया। चार्ल्स डिकेंस जो कि नॉवेलिस्ट है, उनका कहना है कि अपने ख्यालात पे नज़र रखो, ये आपके अल्फाजों में बदल जाते हैं। अपने अल्फाजों पे नज़र रखो, ये आपके आमान में बदल जाते हैं। अपने अमाल पे नज़र रखो, ये आपकी आदत में बदल जाते हैं, और अपनी आदत पे नज़र रखो, ये आपके किरदार में बदल जाती हैं। और अपने किरदार पे नज़र रखो क्योंकि आपका किरदार आपकी किस्मत में बदल जाता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद रखी गई थी एंशिएंट इजिप्ट एंड ग्रीस के अंदर। उस वक्त एक बहुत ही मशहूर किताब द कैबलियन के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये पूरी कायनात एक मेंटल क्रिएशन का नतीजा है, और इसी कॉन्सेप्ट में से एक फंडामेंटल आइडिया लिया गया जिसके मुताबिक और माइंड हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस आवर रियलिटी, यानी कि हमारा जो माइंड है उसमें इतनी ताकत है कि वो हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट से
द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली वेव का आगाज हुआ। इसके बाद इस फंडामेंटल आइडिया को 19वीं सदी में एक मुनज़्ज़म नजरिए की शक्ल तब मिली जब फिनिस कॉम्बे नामी शख्स ने इसे बड़े जोरों शोर से प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिनिस कॉम्बे वैसे तो एक अमेरिकी गाड़ी साज थे, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मेस्मरिज्म और जहनी शिफा याबी पे बहुत ज्यादा काम किया था। उनके मुताबिक इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होने वाली तमाम तर बीमारियों की जड़ इंसान का दिमाग है, और उनके मुताबिक आप किसी भी इंसानी जिस्म की बीमारी का इलाज माइंड की पावर से कर सकते थे। फिनिस कॉम्बे के ख्यालात से मुतासिर होकर 19वीं सदी के इख्तिताम पर और 20वीं सदी के आगाज में न्यू थॉट मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसके अंदर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस तस्वुर को ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। इस तहरीक के अंदर मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने और मुफक्किरीन ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर लोगों ने एक एंशिएंट आइडिया को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस न्यू थॉट मूवमेंट के अंदर मेनली 3 लोग थे जो कि इस आइडिया को हैवीली प्रमोट कर रहे थे, जिनमें शामिल हैं राल्फ वाल्डो, प्रेंटिस मिलफर्ड एंड विलियम वॉकर। राल्फ वाल्डो ने माइंड के इन्फिनिट पोटेंशियल के बारे में बात करना शुरू की और मैनिफेस्टेशन की पावर को दुनिया के सामने रखा। प्रेंटिस मिलफर्ड ने 1889 के अंदर थॉट्स आर थिंग्स किताब लिखी, और इस किताब के अंदर उन्होंने द पावर ऑफ थॉट के बारे में बात की कि किस तरह आप अपनी सोच को हकीकत के अंदर बदल सकते हैं। विलियम वॉकर पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टर्म को पहली दफा अपनी किताब थॉट वाइब्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया, जो कि 1906 में पब्लिश हुई। इस किताब के अंदर विलियम वॉकर ने सिखाया कि किस तरह हमारी थॉट एनर्जीज की तरह अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 20वीं सदी के आते आते ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलराइज होता गया। 1910 के अंदर वॉलेस डी वेटलेस की किताब आती है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस किताब के अंदर पॉजिटिव सोच और यकीन से दौलत हासिल करने पर जोर दिया गया। 1937 में नेपोलियन हिल की किताब आती है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब के आने से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मजीद मेनस्ट्रीम हो जाता है। नेपोलियन हिल इस किताब में द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर के बारे में बात करते हैं कि एक इंसान की जो डीप डिजायर होती है वो कभी न कभी हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद नॉर्मन विंसेंट की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आती है कि जिसके ऊपर सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है कि किस तरह आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जरिए दुनिया के अंदर कोई भी कामयाबी, कोई भी खुशी हासिल कर सकते हैं। फिर 1980 की दहाई के अंदर ईस्टर एंड जेड हिक्स कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किताबें लिखते हैं और कई लेक्चर डिलीवर करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट मजीद पॉपुलर हो जाता है। और ये कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकती दोस्तों। 21वीं सदी का आगाज़ होता है और सन 2006 के अंदर एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम होता है द सीक्रेट। ये किताब एक इमेंस सक्सेस साबित होती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता है। एक इनकलाब बर्पा हो जाता है। हर शख्स इसके बारे में बात करता है, हर जगह पे इसके बारे में बात होती है। वो प्रॉक्टर इसको सिखाना शुरू कर देते हैं। ओपरा विनफ्री इस कॉन्सेप्ट पे पूरा शो लॉन्च कर देती है, जिसके अंदर डिफरेंट सेलिब्रिटीज के जरिए इस आइडिया को मजीद प्रमोट करवाया जाता है। अब जब एक आइडिया को इतनी देर तक और इतने बड़े लेवल पे प्रमोट किया जाता है तो उसके अंदर का सच खत्म हो जाता है। लोग उसे अपने मुताबिक बदलते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, उसमें हकीकत को प्लस एंड माइनस करते हैं और उसे अपने हाथ से बिकने वाला मंजन बनाकर बेचने लग जाते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपको सिखाया जा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरह काम नहीं करता। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग तो ठीक है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी ठीक है, मैनिफेस्टेशन भी ठीक है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मसला तब आता है जब ये बात प्रमोट की जाती है that you can get your dream life, dream wife and dream home just with the power of visualization. All you need to do is send the right signal to the universe और universe आपको in a right way respond करेगी। मतलब इस ताकत के मुताबिक all you just need to do is to sit back और आपने चीज़ों को विजुलाइज करना है, और सिर्फ विजुलाइज करने से वो चीज़ हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मतलब कुछ भी। Now there are two main reasons कि the law of attraction को लोग इस कदर ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। Number 1, the world is wrecked with problems। हर शख्स मसाइल से दो चार है, हर शख्स मुसीबतों से घिरा हुआ है, और इन मसाइल से भरी हुई दुनिया के अंदर जब कोई शख्स कोई सोल्यूशन ऑफर करता है, that person is considered a messiah। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग इसलिए तेजी से मान लेते हैं कि ये सबसे पहले हमें होप देती है, ये हमारी ज़िंदगी में आने वाले तमाम तर मसाइल का हमें सोल्यूशन देती है, और इसमें करना भी कुछ नहीं है, आपने सिर्फ सोचना है और वो काम हकीकत बन के आपके सामने खड़े हो जाना है। दूसरी वजह कि लोग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस कदर पसंद करते हैं क्योंकि ये काम ना करने वालों को
काम ना करने का बहाना देता है। जी हाँ, इसमें आपने सिर्फ करना क्या है, आपने सिर्फ बैठना है और आपने चीज़ों को विजुलाइज करना है। अब वो शख्स जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, मगर फिर भी अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है काम ना करने के लिए। यानी एक तरफ हमारे पास ऐसा शख्स है जो कि रोजाना सुबह उठता है, घर से निकलता है, पूरा दिन मेहनत करता है और अपने ख्वाबों को अमली जमा पहनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक शख्स सुबह उठता है और वो पूरा दिन कुछ नहीं करता जस्ट बिकॉज कि उसे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन है। उसे ये लगता है कि सिर्फ चीज़ों को विजुलाइज करने से वो कायनात की हर चीज़ को हासिल कर लेगा, कायनात हर चीज़ उसकी झोली में डाल देगी। तो आई थिंक ये एक आसान तरीका है काम ना करने के लिए उस शख्स के लिए जो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि कंपैरेटिवली घर से निकलकर मेहनत करना मुश्किल है और घर में बैठकर सिर्फ चीज़ों को विजुलाइज करना और सोचना कि मेरे ख्वाब और हकीकत बनकर मेरे सामने आ जाएंगे, ये आसान है उस शख्स के लिए जो कि हकीकत में ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करना चाहता। अब जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाया जाता है उसमें दो मसाइल हैं। पहला, इट डज नॉट टॉक अबाउट द एक्शन। ये तो कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ये तो कहता है कि विजुलाइज करिए चीज़ों को, मगर ये नहीं कहता कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखने से कुछ नहीं होना, सिर्फ विजुलाइज करने से कुछ नहीं होना जब तक हम इनके साथ प्रैक्टिकल एक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करते। नंबर 2, इस कानून में हमें ये सिखाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चाहे पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव, वो हमारी सोच की वजह से होती है। यानी कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव लेके सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लेके सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, उसके असरात हमारी पर्सनैलिटी पे क्या होते हैं, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। मगर बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि क्या कोई शख्स ये सोचेगा कि ज़िंदगी में उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो, कोई बुरा हो, कोई उसका अपना उससे बिछड़ जाए या वो किसी हादसे का शिकार हो जाए। यानी अगर एक 15 साल की बच्ची स्कूल से निकलती है और उसको किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसको हैवानियत का निशाना बनाया जाता है, तो इस कानून के मुताबिक क्या उस 15 साल की बच्ची ने इस चीज़ को विजुलाइज किया था, मैनिफेस्ट किया था, या ये उसकी डीप डिज़ायर थी कि उसके साथ ये ट्रेजेडी हो? कभी भी नहीं। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मसला ही ये है कि जब हमें कोई भी बात किसी बड़े सेलिब्रिटी, किसी फेमस शख्स के मुंह से सुनने को मिल जाती है तो हमारे लिए वो बात 100% सही हो जाती है। और इसी बात की वजह से किम टिनकम नामी खातून को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किम टिनकम एक अमेरिकी खातून थी जो कि 2007 में ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो जाती है, मगर इनका यकीन कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं बल्कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा होता है। ये दवाई लेने की बजाय अपनी सेहत याबी को सिर्फ विजुलाइज करती थी और उनका मानना था कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कैंसर की इस बीमारी से सेहत याब हो जाए। उन्होंने अपने इस कहानी को ओपरा विनफ्री शो में भी शेयर किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो द सीक्रेट किताब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हैं। 2007 के अंदर उनमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और उनका यकीन है कि वो 2008 तक इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएंगी। वो इसी चीज़ को विजुलाइज कर रही हैं, इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं और उन्हें यकीन है कि यूनिवर्स उनकी आवाज़ सुनेगी और उन्हें सेहत याबी ज़रूर देगी। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 के अंदर उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा शख्स जो बात कह रहा है, कोई सेलिब्रिटी अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें 100% ऑथेंटिसिटी हो, क्योंकि उनको तो वो बात एंडोर्स करने के लिए पैसे मिलते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए पैसे मिलते हैं। मगर हमें इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो जो बात कर रहा है क्या वो साइंटिफिकली, लॉजिकली पॉसिबल है कि नहीं। अब ये बात तो सच है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, बट ये बात भी सच है कि जैसे लोग आपको बताते हैं वैसे नहीं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए आपको इसके पीछे की साइंस को समझना पड़ेगा। 1954 से पहले लोगों को ये मानना था कि एक मील के सफर को 4 मिनट के अंदर तय नहीं किया जा सकता। इवन साइंटिस्ट का ये कहना था कि ह्यूमन बॉडी के लिए इतना तेजी से भागना पॉसिबल नहीं, और अगर कोई शख्स कोशिश भी करेगा तो वो सीरियस इंजरी का शिकार हो सकता है। मगर फिर 6 मई 1954 के अंदर एक ब्रिटिश एथलीट जिनका नाम रोजर बेनिस्टर था ने 3 मिनट्स 59.4 सेकंड के अंदर इस हमेशा से इम्पॉसिबल समझे जाने वाले बैरियर को तोड़ दिया और लोगों को हैरान कर दिया। दुनिया कहने लगी कि ये कैसे हुआ। और जब ये रिकॉर्ड फिर एक दफा टूटा तो इसके 46 दिन बाद ही एक ऑस्ट्रेलियन रनर जिनका नाम जॉन लंडिखा ने इस 1 मील के सफर को मजीद कम वक्त के अंदर तय किया। उन्होंने इस 1 मील के सफर को 3 मिनट 58 सेकंड के अंदर तय कर दुनिया को मजीद हैरान कर दिया। और आप जानते हैं तब से लेके अब तक कितने लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ा? 1663 लोगों। जब रोजर बेनिस्टर से बाद में पूछा गया कि उन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे किया,
तो उनका ये कहना था कि इस रेस को जीतने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने माइंड पे फोकस कर रखा था। उन्होंने अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने माइंड से काम लिया। उनका ये कहना था कि वो अपनी इस रेस को बार बार अपने ब्रेन में विजुलाइज करते थे। ये इम्पॉसिबल टास्क इस वजह से पॉसिबल बन सका उनके लिए क्योंकि उनका ब्रेन इसे इम्पॉसिबल समझता ही नहीं था। वो इस रेस को इतनी बार विजुलाइज कर चुके थे कि उनका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि जो वो सोच सकता है वो कर सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपके मुताबिक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, मगर साइंस की जुबान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताबिक जब आप किसी चीज़ को अपने ब्रेन में सोचते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरल पाथ क्रिएट होते हैं। ये न्यूरल पाथ आपकी मदद करते हैं अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए। इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हुए माइकल फिलिप्स ने ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते, सचिन ने 100 सेंचुरीज बनाई, थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, मोहम्मद अली जो कि एक बहुत मशहूर बॉक्सर थे, उनका कहना था कि मैं सबसे पहले अपनी जीत को सोचता हूँ और फिर रिंग में खड़े होकर उसे हकीकत में बदलता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस ही कहती है कि हमारा माइंड हमेशा बदलता रहता है, यानी कि जब भी हम कुछ नया सोचते हैं या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर न्यूरॉन्स में नया कनेक्शन क्रिएट होता है जिसे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी साइंस के मुताबिक हम अपने ब्रेन को तराश सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। 1995 के अंदर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च की जाती है जिसके अंदर पियानो बजाने वालों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। पहले ग्रोह को कहा जाता है कि उन्होंने पियानो बजाने की प्रैक्टिस करनी है, जबकि दूसरे ग्रोह को कहा जाता है कि उन्होंने पियानो बजाने की प्रैक्टिस करने को सिर्फ इमेजिन करना है। रिसर्च से ये बात सामने आई कि पियानो बजाने वाले और पियानो बजाना इमेजिन करने वालों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस देखे गए, जिससे ये बात साबित हुई कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल वर्क के अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा कम समझता है। एक और स्टडी की जाती है जिसके अंदर लोगों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाता है और उन्हें अपने हाथों की उंगलियां मजबूत करने के लिए कहा जाता है। उनमें से एक ग्रुप को कहा जाता है कि उन्होंने हाथों को मजबूत करने के लिए बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज करनी है, जबकि दूसरे ग्रुप को ये कहा जाता है कि उन्होंने एक्सरसाइज करने को सिर्फ इमेजिन करना है। 6 हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद ये बात सामने आई कि वो लोग जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सरसाइज की उनकी स्ट्रेंथ के अंदर 30% इजाफा हुआ और वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज करने को इमेजिन किया उनकी उंगलियों की ताकत में 22% इजाफा हुआ। ये बात तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कही थी, दैट इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। अब आई बात समझ आपको कि जिस कॉन्सेप्ट को जादुई मंत्र समझाया जा रहा है वो हकीकत में हार्डकोर साइंस है, और जिस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्स, वाइब्रेशन, एनर्जीज, मैनिफेस्टेशन जैसे भारी अल्फाजों के साथ बेचा जा रहा है वो बेसिकली एक साइंटिफिक फिनोमेना है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ एक्शन का जो ताल्लुक है इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि सिर्फ विजुलाइज करने से और सोचने से आप चीज़ों को डायरेक्टली अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एक्शन ये इकट्ठा काम करते हैं तो तभी आपके ख्वाब हकीकत बनकर आपके सामने खड़े होते हैं। यानी सोचना इज द फर्स्ट स्टेप, मगर सोचने के बाद अगर आप सपोर्टिव एक्शन नहीं ले रहे तो आप अपनी सोच को हकीकत के अंदर बदल नहीं सकते। इसकी छोटी सी मिसाल, अगर मैं एक ड्रीम जॉब चाहता हूँ तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं कि मैं उस ड्रीम जॉब के बारे में सिर्फ सोच के उसको अचीव कर सकूँ। अगर मैं अपनी ड्रीम जॉब अचीव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे घर से निकलना पड़ेगा, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि अगर मैं कहीं भी इंटरव्यू देने जाऊं तो वहां पे मैं विन करके आऊं। तो इन अ नटशल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ एक्शन इकट्ठे चलते हैं आपकी लाइफ के अंदर आपकी सोच, आपके ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देने के लिए। 3 ऐसे तरीके जिनका आप इस्तेमाल करते हुए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं, जिनमें से पहले नंबर पे आता है हैव अ लॉजिकल बिलीफ सिस्टम। अब एक बात तो अभी तक क्लियर हो चुकी है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, आप सुपरमैन जैसी पावर हासिल नहीं कर सकते, बट लॉजिकल बिलीफ सिस्टम से मुराद ये है कि आप अपने ख्वाब का एनालिसिस करते हुए ये देखें कि आपका जो ड्रीम है क्या वो प्रैक्टिकली अचीवेबल है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ख्वाब कितना बड़ा है, बट क्या वो प्रैक्टिकली अचीवेबल है। अब अगर तो आपका ख्वाब प्रैक्टिकली अचीवेबल है तो आपने उस ख्वाब पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखना है कि वन डे और द अदर आप उस ख्वाब को लाजमी तौर पर हकीकत में बदलें। इसकी छोटी सी मिसाल है कि अगर आपकी कोई ड्रीम कार है जिसको आप खरीदना चाहते हैं, अभी आपके पास पैसे नहीं, पर यू वांट टू बाय इट वन डे, आप रास्ते में कहीं जाते हैं और उस कार को वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पर आपके माइंड में उस कार को देखकर ये बात आनी चाहिए
कि मैं अभी तो नहीं बट तुम्हें किसी न किसी दिन ज़रूर खरीदूंगा। ये बात नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो गरीब हो। यानी कि जितना भी बड़ा ख्वाब है आपको उस ख्वाब पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना पड़ेगा, बट याद रखिएगा वो ख्वाब लॉजिकल होना चाहिए। नंबर 2, कीप फीडिंग योर ब्रेन। अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट फीड करवाते रहें। आपका ख्वाब चाहे जितना बड़ा है, अपने उस ख्वाब के बारे में अपने ब्रेन को बार बार याद दिलाते रहें, उसको बार बार विजुलाइज करवाते रहें। इस बात को अपने ब्रेन को अफर्म करवाते रहें कि आपका ख्वाब चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं, आपने उसको एक दिन अचीव करना ही है। आपने वो वाक़या सुना होगा कि ब्रूस ली ने अपने आप को एक खत लिखा और वो खत उसने हमेशा अपने पास रखा। उस खत में उसने लिखा, आई ब्रूस ली विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स। In return, I will give the most incredible performances and give my best acting. ये भी कहा जाता है कि मशहूर हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर अपने आप को $10 मिलियन का चेक लिखा और वो उस चेक को अपनी जेब में हमेशा रखते थे और उनका मानना था कि वो एक दिन इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस चेक को बैंक में जाके विड्रॉ कर सकते। ये मिसालें ये साबित करती हैं कि जब हम अपने ब्रेन को अपने मकासद को लेकर रिमाइंडर्स देते हैं, अपने मकासद को लेकर डिफरेंट विजन्स प्रोवाइड करते हैं, अपने मकासद को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता उन मकासद को अचीव करने के अलावा उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। नंबर 3, टेक सपोर्टिव एक्शन। अब आपने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विजुलाइज किया है, उसकी सपोर्ट के अंदर आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसा कि पहले भी कहा कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग विदाउट द लॉ ऑफ एक्शन। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसको अचीव करने के लिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप फिट बॉडी चाहते हैं, 6 पैक्स एब्स की डिज़ायर रखते हैं, तो आप उसको चाहे जितना भी विजुलाइज कर लें, जितना भी सोच लें, आप उसको तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको हासिल करने के लिए सपोर्टिव एक्शन नहीं लेते। यानी कि आपको अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। सपोर्टिव एक्शन के बगैर सिर्फ विजुलाइज करके आप एक फिट बॉडी को अचीव नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।